अल्लाह का शुक्र है सर। आप लोग सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं सर आपकी। अच्छा जी, कल हमने सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को वाइंड अप कर लिया था, उसको रिवाइज कर लिया था कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। आज इंशाल्लाह ताला अपने डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का आखिरी टॉपिक यानी कि एप्लीकेशन लेयर, उसको गो थ्रू करेंगे। वो क्या है, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और सबसे ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। एक मिनट। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखें जी, आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वही जो एज यूजुअल हमारा है कि एप्लीकेशन लेयर क्या है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो देखें, पहले एप्लीकेशन लेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। टॉप मोस्ट लेयर है ओएसआई मॉडल में। हम क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम टॉप पे पहुंच गए हैं, तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते तो ये फर्स्ट लेयर बनती है, और क्योंकि हम नीचे से आ रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं टॉप मोस्ट लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस डायरेक्टली इंटरेक्ट्स with application and provides common web application services। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप ये नहीं कह सकते कि वह आपको एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड कर रहा है। तो यही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन लेयर डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है एप्लीकेशन के साथ। लेट्स से कि जीमेल है, इसके इंटरफेस के साथ डायरेक्ट लिंक करे इंटरेक्ट करेगी। और क्या करेगी, क्योंकि जीमेल आपको मेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्चुअली जो मेल सर्विसेज है वो आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, लेट्स से अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक गेम है जिसको मैं खेल रहा हूँ। लेट्स से कोई स्पाइडर वाली कोई इस तरह की लगा लें, जो एक माइक्रोसॉफ्ट में होती है स्पाइडर सॉलिटेयर के नाम से, वो ताश वाली जो गेम है, कार्ड्स वाली। अब देखो, वो भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही जिसको हम एप्लीकेशन लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। अभी हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी सर्विसेज है। तो अच्छा, एक मिनट यार, मैं इनको मैनुअल एड्रेस सेंड कर दूं, इनको कनेक्ट नहीं हो रहा। तो हम बात कर रहे थे वो गेम की, क्योंकि एक एप्लीकेशन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल जनाब है, लेकिन वो हम उसको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे सकते कि वो कोई ऐसी एप्लीकेशन सॉरी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो कि एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी है, या एप्लीकेशन लेयर उस सर्विस को प्रोवाइड करती है। कुछ चंद सर्विसेज हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है, और अगर कोई एप्लीकेशन इनमें से कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो तब हम उसको कहेंगे कि एप्लीकेशन लेयर में फॉल करती है, वरना हर किसी सॉफ्टवेयर को या गेम को आप ये नहीं कह सकते कि वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड फलां चीज आपको कर रही है। तो ये बात सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कुछ कॉमन वेब सर्विसेज है जो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। हर एप्लीकेशन जो है ना वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर फॉल नहीं करती। दिस लेयर इज बेसिकली हाईएस्ट लेवल ऑफ ओपन सिस्टम, हम देख चुके हैं, विच प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस को। जो कोई भी गेम है, कोई एप्लीकेशन है, उसको डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट इंश्योर्स एन एप्लीकेशन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट, ये इंश्योर करती है कि एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकें विद अदर एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशन के साथ, ऑन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे एंड नेटवर्क्स पे और नेटवर्क्स पे। क्या मतलब, लेट्स से ये जीमेल के हम एग्जांपल लेके चल लेते हैं। अब जीमेल आपके पास है, ये एक एप्लीकेशन है, इसी तरह बिल्कुल एक सर्वर भी है जीमेल का, ये किसी दूसरी मशीन पे पड़ा है, ये भी एक एप्लीकेशन ही है जिसको कंट्रोल कर रहा है। अब आप कोई भी ईमेल सेंड करते हो वो बाय डिफॉल्ट आपके एट द एंड सर्वर पे पहुंच जाता है, और जिसको आपने भेजा होता है वो इस सर्वर के साथ लिंक्ड होता है, सिंक्रोनाइजेशन होती है। उसको पता चल जाता है कि ये मेरे नाम पे जो मेल है वो इस सर्वर में मौजूद हो चुका है, फिर वो वहां से फेच कर लेता है। देखो, अब ये एप्लीकेशन है जीमेल की किसी और कंप्यूटर पे, और एक ये एप्लीकेशन है जीमेल की किसी और कंप्यूटर, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रही है। ये जिम्मेदारी हम देखेंगे एप्लीकेशन लेयर की। तो ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू तो आपने याद रखना है। मेन पॉइंट है कि हर एप्लीकेशन को आप ये नहीं कह सकते कि इसकी जो सर्विसेज है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कर रही है। कुछ मखसूस चंद एप्लीकेशन है
और या चंद वेब सर्विसेज हैं, सिर्फ वही एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। वो कौन कौन सी हम आगे देख लेंगे। अच्छा, कुछ चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है, कंफ्यूजिंग है इस तरह के पॉइंट्स। देखो पहला पॉइंट देखो, द एप्लीकेशन लेयर इज नॉट एप्लीकेशन। यही जो बात मैं पहले बता चुका हूँ कि हर एप्लीकेशन को आपने ये नहीं कहते ना कि एप्लीकेशन लेयर, बल्कि उसने बिल्कुल अलग से लिख दिया कि हर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन लेयर जो है ना वो एप्लीकेशन नहीं है बजाते खुद, वो सर्विसेज देती है, वो एप्लीकेशन लेयर है। इंस्टेड इट इज कंपोनेंट। एप्लीकेशन लेयर एक ऐसा कंपोनेंट है विद इन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के अंदर कोड हुआ है। जैसे अभी कोई हम एग्जांपल लें जीमेल की, तो इसके अंदर एक इसका एक मॉड्यूल होगा, कोई कंपोनेंट होगा, यानी कि इतना सारा कोड है, ये कुछ पीस ऑफ कोड होगा यहाँ पे, यानी कि इसी के अंदर कुछ छोटा सा मॉड्यूल है, कंपोनेंट है, दैट कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करेगा किसे, कम्युनिकेशन मेथड टू अदर डिवाइसेस, के इस एप्लीकेशन को, मखसूस को दूसरे डिवाइसेस के अंदर किसी और एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ये चीज जो है ये एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एब्स्ट्रैक्शन ऐसी चीज को कहते हैं कि हमें सिर्फ ये पता होता है कि ये काम क्या करेगी। जैसे हम रिमोट कंट्रोल एग्जांपल लेते हैं, तो हमें पता है कि ये वॉल्यूम अप वाला बटन है, जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो इससे वॉल्यूम अप इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। अब कैसे करेगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन से सर्किट्स लगे हुए हैं, वो हमें नहीं पता। तो एब्स्ट्रैक्शन किसी ऐसी चीज को कहा जाता है कि सिर्फ आपको ये पता हो कि क्या काम करेगी और कैसे करेगी, वो आपसे छुपा ली गई हो, इतनी डिटेल आपसे छुपा ली गई हो, उसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अमल में लाई गई है। तो ये बात लिखा हुआ है कि ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर है दैट मेक्स द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द ट्रांसमिशन प्रोसेस। के बस आपको ये पता चलता है कुछ एप्लीकेशन है, ट्रांसमिशन कर रही है, किसी के साथ कनेक्ट हो रही है, बस इतना आपको पता लगता है, लेकिन इसके पीछे बैक एंड में क्या हो रहा है ये आपको कुछ पता नहीं होता, और एप्लीकेशन लेयर ही एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। द एप्लीकेशन लेयर रिलाइज ऑन ऑल द लेयर्स बिलो इट टू कंप्लीट इट्स प्रोसेस। मैंने बताया था कि जैसे ही कोई डाटा सेंटर साइड से निकलता है, सबसे पहले वो एप्लीकेशन से आउट होता है, एप्लीकेशन लेयर से। उसके बाद वो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, फिर डाटा लिंक उस पे, सॉरी, सेशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, और आखिर में फिजिकल लेयर पे। यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं, इनकी सर्विसेज पे जो है ना वो लाई कर रही होती है। अगर ये अपने सर्विसेज इनमें से कोई प्रोवाइड ना करे, तो एप्लीकेशन लेयर भी अपनी सारी सर्विसेज जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी। और हमने देखा है कि हर ऊपर वाली लेयर जो है ना अपने नीचे लेयर वाली लेयर की सर्विसेज को यूज करती है। तो ये वहां पे बात हो रही है कि जितनी भी से नीचे लेयर्स है वो सारी की सारी पे ये रिलाई करती है। At this stage, the data or the application is presented in a visual form that user can understand. एप्लीकेशन लेयर पे जब जो भी डाटा आपके पास होगा, हमने देखा है कि हर लेयर पे हमने डाटा को मुख्तलिफ नाम दिया। जैसे कि हमने फिजिकल लेयर पे कहा था कि बिट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स है, डाटा लिंक लेयर पे हमने उसको फ्रेम का, नेटवर्क लेयर पे हमने पैकेट का, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन या डाटाग्राम का। तो उसके बाद वो कह रहा है कि जब डाटा आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचता है तो वो विजुअल एक सूरत इख्तियार कर लेता है। विजुअल क्या है, जिसको आप देख सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, विजुअल फॉर्मेट में आ जाता है आपके पास डाटा। द एप्लीकेशन लेयर इन द ओएसआई मॉडल इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द एंड यूजर। ये वो लेयर है जो सबसे करीब तरीन है यूजर के साथ, और यूजर डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्ट, इसके साथ तो नहीं, एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन लेयर एक कंपोनेंट है जो इंप्लीमेंट हुई होती है। विच मीन्स दैट एप्लीकेशन लेयर एंड एंड यूजर कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली, आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमने सेशन लेयर से स्टार्ट कर दी थी ये बात पढ़ना, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और अब हम एप्लीकेशन लेयर पे भी देख रहे हैं कि जितनी भी सर्विसेज हैं ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनमें एप्लीकेशन लेयर काम कर रही है, वो सारे के सारे क्लाइंट एंड सर्वर होंगे। यानी कि आप कम्युनिकेशन आपने करवानी है किसी दो मुख्तलिफ मशीन्स के दरमियान, और एक मशीन उनमें से हमेशा किसी रिमोट लोकेशन पे होगी, और हमें ये भी पता है कि इस तरह के तमाम तर काम जो है वो आरपीसीज के थ्रू सर अंजाम दिए जाएंगे। ये चीज हमने कल पढ़ी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने, क्या कंफ्यूजिंग हो सकती है इसमें से, लेकिन अलग इसलिए लिख दिए ताकि आपको कम से कम ये पॉइंट्स के दरमियान क्लैरिटी हो। अच्छा, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो जी, इसलिए एप्लीकेशन लेयर जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला काम इसका देखो, आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेशन पार्टनर। यार जाहिर है, जब आपने कम्युनिकेशन करनी है, आप सिंगल डिवाइस के साथ तो नहीं कर सकते, कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। तो जितनी भी पार्टीज है कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होंगी, एप्लीकेशन लेयर उनको आइडेंटिफाई करती है। अच्छा, उसके बाद डिटर्मिनिंग सोर्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अच्छा, क्या करेगी एप्लीकेशन को कम्युनिकेशन स्टार्ट, एक तो पहले ये करेगी कि मैंने किसके साथ करनी है। लेट्स उसको पता चल गया मैंने कोई चीज ब्रॉडकास्ट करनी है, तो 10
कह लोगे डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं इस कम्युनिकेशन में। फिर वो देखेगी कि क्या मेरे पास इतनी चैनल की कैपेसिटी है कि जो मैंने डाटा सेंड करना है वो मैं इसमें सेंड कर सकूं, और वो 10 के 10 डिवाइसेस को पहुंच भी सके। क्या इनमें से कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है जिसका बफर ओवरफ्लो हुआ हुआ है, उस तक इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके। यानी कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी की जो चेकिंग है, अभी तक हमने देखा था कि किसी ने भी चेक नहीं किया था रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं, जो भी डाटा होता था वो बस सेंड करना शुरू कर देता। हाँ, उनके तरीकाकार थे एक्सेस करने के, लेकिन हमने कभी भी रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं देखी थी। तो अब हमें पता चला कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी सबसे पहली लेयर पे, जैसे ही डाटा आउट हो रहा होता है उसी वक्त ये चीज चेक हो जाती है कि जब ये डाटा है इतना ज्यादा जो हमने सेंड करना है, क्या इसकी हमें सेंड करने की, रिसीव करने की कैपेसिटी भी है या नहीं। और सिंक्रोनाइजेशन तो है ही है। क्या मतलब, ऑल द कम्युनिकेशन अकर बिटवीन द एप्लीकेशंस रिक्वायर कोऑपरेशन व्हिच इज मैनेज्ड बाय एप्लीकेशन लेयर। जाहिर है कोऑपरेशन होगी तो आपस में कम्युनिकेट कर सकोगे। जैसे हमने एक टीसीपी का कनेक्शन देखा था कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो इसी तरह अगर दो एप्लीकेशन के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन हुई हुई है, पॉसिबल है कि आपस में कम्युनिकेट कर सके। और वो अलग बात है कि सिंक्रोनाइजेशन किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू या किसी और लेयर की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको डिवेलप करना, दो पार्टीज को, दो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना कि अच्छा ये एप्लीकेशन है, इसमें ये सर्विसेज चल रही है, लेट्स से फाइल ट्रांसफर चल रहा है, FTAM, और ये कोई सर्वर है जो फाइल ट्रांसफर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन बनाना, जब तक कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तब तक जो है वो नीचे वाला ट्रांसफर शुरू नहीं होगा। और ट्रांसफर हमने देखा था कि TCP वगैरह के थ्रू होता है, लेकिन ये चीज चेक करना कि ये चीज पार्टीज हैं, इनके दौरान कम्युनिकेशन करवानी और रिसोर्स वगैरह को चेक करना, ये सारी की सारी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी है। तो यह है बस मोटी मोटी चीजें, इस तरह की चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आगे हैं वो इसके प्रोटोकॉल्स हैं। एप्लीकेशन लेयर में से अगर कोई चीज आती है तो प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाता है। काफी सारे इसके मशहूर मशहूर प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो हम सारे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई ऐप आप ये सॉफ्टवेयर ऐसा यूज कर रहे हो जिसमें ये जो वो एप्लीकेशन आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन लेयर का कंपोनेंट है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन सी हैं देखें, मेल सर्विसेज है। अब इसमें जितनी भी वेब बेस्ड या वैसे क्लाइंट है जो आपके पास मेल के क्लाइंट है, वो सारे के सारे आ जाते हैं। जीमेल है, आउटलुक है, हॉटमेल है, MSN है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जो भी वेब के अलावा भी जितनी एप्लीकेशन है जिस पे आप ये सर्विस एक्सेस कर सकते हो वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। फाइल सर्विसेज है, इसमें तकरीबन सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। ऐसी वेबसाइट जिस पे आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सारी की सारी सर्विसेज हमेशा इसी में लाई करेंगे। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। ये भी हम देखेंगे कि रिमोट लॉगिन अब तक पढ़ते आए हम है क्या। और डायरेक्टरी सर्विसेज और फाइल सर्विसेज तकरीबन सेम चीजें हैं कि आप रिमोट लोकेशन से किसी भी जगह पे मौजूद डाटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ 4-5 सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती हैं, और यही बस सर्विसेज हैं जो इसने प्रोवाइड करनी होती है। बाकी प्रोटोकॉल है कि मेल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएगी उसका अलग प्रोटोकॉल है, फाइल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएगी उसके अलग प्रोटोकॉल है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के कैसी सर्विसेज हैं उसके अलग प्रोटोकॉल है, डायरेक्टरी के अलग प्रोटोकॉल है। तो हम प्रोटोकॉल देखेंगे कौन कौन से हैं। देखें ये कुछ फेमस से प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, इनको हम बारी बारी देखेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास टेलनेट है, फिर DNS है, फिर DHCP है, फिर FTP है, SMTP है, और एट द एंड हमारे पास HTTP है। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास है टेलनेट। पहले इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि कैसे करती है। आपको दो जगह पे इसके मुख्तलिफ एब्रिवेशन देखने को मिलेंगे। शुरू शुरू में इसको कहा जाता था टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, और बाद में इसका नाम जो है टेली टाइप नेटवर्क के नाम से इसको याद किया जाता है। जो भी आप कह लो, अगर आपके इनमें से दोनों आए हुए हैं तो फिर आप टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे लगाओगे, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट नेम है उसको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के नाम से याद किया जाता है। देखो 1969 में ये डेवलप हुआ था, यानी कि इंटरनेट के आने से, TCP वगैरह के आने से पहले की बात है। उस वक्त आपके पास क्या होता था कि आपने लेट्स से, ये आपके पास कोई मशीन है और ये कोई वेब सर्वर है, यहाँ पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक्सेस करना था ना, क्योंकि इंटरनेट तो था नहीं, तो आपके पास कोई तरीकाकार नहीं था। तो टेलनेट इसलिए कहा डेवलप किया गया था कि एक रिमोट उस पे लोकेशन पे कोई और डिवाइस मौजूद है और उसने कोई डाटा एक्सेस करना है जो किसी और मशीन पे मौजूद है। इनके दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा कि कमांड लाइन यूटिलिटी थी, कि कोई यूजर इंटरफेस नहीं था। 1969 में वैसे भी इतना यूजर इंटरफेस पे काम नहीं होता था। CLI बेस्ड इसकी इंप्लीमेंटेशन थी। इसमें एक टर्म यूज होती थी NVT, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। जैसे आप देखते हो कि एक नेटवर्क बन जाता है सेंट्रल डिवाइस से रिसीवर डिवाइस के दरमियान,
तो इसी तरह एक वर्चुअल कह लो कि चैनल बनाया जाता था, तो उसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन की जाती थी। यहाँ से कोई कमांड दी जाती थी, लेट से वो कहता था कि लॉगिन, और लॉगिन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड देता था। तो ये लॉगिन और यूजर नेम जो है वो इस टेलनेट या एनवीटी के थ्रू जो है ना, वो रिमोट लॉगिन या जिस डिवाइस पे मौजूद था, सर्वर था, वहां तक जाते थे। वहां पे ये यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट होता था और ये लॉगिन हो जाता था। फिर इस सर्वर पे जितनी भी सर्विसेज मौजूद थी, वो किसी दूसरी लोकेशन पे बैठ के जो है इनको एक्सेस कर सकता था। अब ये यूज नहीं होता। अब ये सारा काम आप HTTP, TCP या IP के थ्रू कर रहे हो। कर अभी भी रहे हो, आप रिमोट लॉगिन नहीं कर रहे हो। किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, यूजर नेम और पासवर्ड आपने दिया, तो आप उस पर लॉगिन हो गए। उसके बाद जितनी भी चीजें आप एक्सेस कर रहे हो, रिमोट लॉगिन ही है, जाहिर है वो किसी और लोकेशन पे मौजूद है। लेकिन अब ये चीज यूज नहीं होती टेलनेट। ये इंटरनेट के कह लो कि मार्ग वजूद में आने से पहले के प्रोटोकॉल है, लेकिन क्योंकि काफी फेमस है और स्टडी पर्पज के लिए अभी भी किए जाते हैं, तो इसलिए हम इनको अभी भी पढ़ते हैं। 23 नंबर पोर्ट पे काम करता है टेलनेट। अच्छा, यूज फॉर मैनेजिंग एनवीटी क्या बताया थे? एनवीटी क्या बताया आपने? नेटवर्क, एनवीटी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। मैंने कहा कि देखो, एक लेट्स से कि ये ए डिवाइस है और ये कुछ सर्वर है, इसने इस पर लॉग इन होना है। तो पहले ये अपने दरमियान, इसके दरमियान एक कम्युनिकेशन का लिंक बनाता था, चैनल क्रिएट करता था जिसके थ्रू उसने कम्युनिकेट करना है। और वो जो कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता था उसको हम बोलते थे एनवीटी। इसको सिर्फ और सिर्फ यही दो एक वक्त में जो है ना एक्सेस कर सकते थे। जैसे हम अभी इन चीजों को पढ़ते हैं कि TCP वगैरह के दरमियान चैनल रिजर्वेशन होती है, एक पैकेट जाता है, वो चैनल को रिजर्व करता जाता है, फिर वो रिजर्व हो जाता है, सिर्फ वही दो पार्टीज जो है इसको यूज कर सकती है। उस तरह की चीज है, बस इसका स्पेसिफिक नेम था, इसको एनवीटी बोला करते थे। अच्छा, प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस, याद रखना है कि CLI बेस्ड यूटिलिटी प्रोग्राम था फॉर कम्युनिकेशन विद अ रिमोट डिवाइस। किसी ऐसे डिवाइस जो आपके सेम नेटवर्क में मौजूद नहीं है, किसी और नेटवर्क में मौजूद है, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या वो सर्वर भी हो सकता था, सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता था। देखो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए लेट्स से कि ये मेरी मेरी डिवाइस है, मैं यूजर ए हूँ, और ये वो सर्वर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इस पे मैंने लॉग इन होना था। तो देखो यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट, मतलब नेटवर्क जो भी था उसके अंदर आप एक रिजर्व करते थे पहले चैनल। आपको यहाँ पे लिखा भी नजर आ रहा होगा एनवीटी फॉर्म, ये आपने क्रिएट किया। इस सोर्स या सेंडर डिवाइस से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह, वो मुख्तलिफ कमांड्स होती थी। अगर आप टेलनेट कमांड्स लिख के देखो ना, वो काफी सारी कमांड्स आ जाती थी, उसके थ्रू आप भेजा करते थे एनवीटी में से। ये होता हुआ आपके पास सर्वर पे जाता था, सर्वर पे बिल्कुल उसी तरह एक प्रोसेस रन कर रहा होता था जो ऑथेंटिकेट करवाता था। और उसके बाद प्रोसेस जो सर्वर जितनी भी एप्लीके आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था, उसकी लिस्ट उसके सामने आ जाती थी। किसने उसमें से जो भी करवानी है, सर्विस यूज करनी है, वो कर सकता था। इसमें टर्मिनल ड्राइवर यूज होता था क्लाइंट साइड पे, और एक बिल्कुल इसी तरह का टर्मिनल ड्राइवर यूज होता था सर्वर साइड पे भी। उसको हम सूडो टर्मिनल ड्राइवर कहते थे। तो जो भी आप कमांड देते थे, सबसे पहले उसको टर्मिनल ड्राइवर जो है वो रिसीव करता था, वो अपने हिसाब से उसको पैक करता था और एनवीटी में से गुजार के उसके बाद वो सूडो टर्मिनल ड्राइवर तक पहुंचाता था। सूडो टर्मिनल ड्राइवर अगेन उसको एक्सट्रैक्ट करता था, उसमें से देखता था कि क्या चीज है, और वो फिर उसी हिसाब से सर्वर को एक्सेस करता था। ये अभी क्योंकि TCP ने इसकी जगह ले ली है या इंटरनेट ने ले ली है, तो इसलिए आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन तरीकाकार वही था। अब थोड़ा सा इवाल्व हो गया इसमें। देखो कोई भी हमारे पास इंक्रिप्शन वगैरह नहीं थी। कल भी मैं ये चीज बता रहा था कि टेलनेट वगैरह में इंक्रिप्शन नहीं थी। टेलनेट के बाद जो नया हमारे पास आया था वो SSL आया था, सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से। वो आप समझ लो कि टेलनेट प्लस इंक्रिप्शन थी, ये इसकी इनहांस फॉर्म थी। अभी भी ये काफी यूज होता है। और उसके बाद तो जगह ले ली थी TCP वगैरह ने, तो उसके बाद तो हमें जरूरत ही नहीं इन प्रोटोकॉल्स को यूज करने की। आप अभी भी तकरीबन जितनी भी वेब बेस्ड या क्लाइंट सर्वर बेस्ड ट्रांसमिशन है वो TCP के थ्रू ही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? देखो अभी तो आप लिख रहे हो कि google.com है। अब ये वेबसाइट है पूरी, और वेबसाइट हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। काफी सारे वेब पेजेस हैं, उनको मिला के एक वेबसाइट बनती है। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना दुनिया में किसी न किसी नेटवर्क में मौजूद एक कंप्यूटर में सेव होती है। लेट्स से ये कोई नेटवर्क है मैं बना रहा हूं, और इसमें ये कंप्यूटर पड़ा है, इसके अंदर ये वेबसाइट के जितने भी पेजेस है ना, इसके अंदर वो सेव है। अब मैंने अगर देखो इसको एक्सेस करना है, तो मुझे इस नेटवर्क की IP एड्रेस का पता होना चाहिए। लेट्स से कि मैं ले लेता हूँ कि इस नेटवर्क की IP एड्रेस X है, वो कोई भी हो सकती है।
तो अगर मुझे आईपी एड्रेस एक्स मिल जाती है तो इसके अंदर अब लेट्स से 10-12 कंप्यूटर अलग अलग पड़े हुए हैं। उसके बाद मुझे इस स्पेसिफिक कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा। लेट्स से हम यहाँ पे भी पहुंच गए और उसके बाद फिर हमने ये सारी चीजें देखी है कि स्पेसिफिक प्रोसेस तक भी पहुंचना होता है जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन सबसे पहले मुझे इस नेटवर्क का एड्रेस चाहिए होता है। अगर मुझे इस नेटवर्क का एड्रेस यानी कि एक्स मिल जाता है तो फिर मैं इस नेटवर्क तक पहुंच सकता हूँ और इस नेटवर्क पे पहुंचने के बाद जिस रिक्वायर्ड कंप्यूटर में या डिवाइस में या सर्वर पे मेरी वो वेबसाइट होस्ट है उसको वहां से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे पता चल गया किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो है ना मुझे उसका आईपी एड्रेस लाजमी चाहिए होगा उस डिवाइस का जहाँ पे वो सेव है। अच्छा लेट्स से इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस एक्स और इस कंप्यूटर का जिसमें ये सेव है वो है वाई। तो अगर मैं यहाँ पे वाई लिखूं तो डायरेक्ट मेरा लिंक जो है ना इस कंप्यूटर के साथ बन जाएगा और मुझे वो वेब और लेट्स से कि इसमें एक वेबसाइट है उसका नाम है कह लो कि home.html, एक ही पेज पड़ा है। तो मैं ये आईपी एड्रेस वाई दे के स्लैश डाल के home.html लिखूंगा तो वाई कंप्यूटर के अंदर जो मेरी वेबसाइट home.html का पेज है वो लोड हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि यार अगर मुझे आईपी एड्रेस मिल गया ना जिस कंप्यूटर में वेबसाइट स्टोर है तो मैं वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ, उसका कोई भी पेज एक्सेस कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। तो मसला ये है कि मुझे जो है ना उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिए होता है और होता भी ऐसे ही है। जब तक आपको किसी ऐसी सर्वर का वेब सर्वर का एड्रेस वेब आईपी एड्रेस नहीं पता चलता जिस पे आपकी रिक्वायर्ड वेब जो है वेब क्या कहते हैं वेबसाइट स्टोर हुई है होस्ट हुई है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और सिर्फ यही तरीका कार है आपके पास। अब देखो आईपी एड्रेस किस फॉर्म में होते हैं। लेट्स इस फॉर्म में 192.168.32.4 कोई इस तरह हुआ 18.43.7.9 फॉर एग्जाम्पल इस तरह का। अब इनको याद रखना बहुत मुश्किल है आपको समझ आ रही होगी। लेट्स से कि ये मैं कह लेता हूँ कि गूगल का आईपी एड्रेस है क्योंकि जिस कंप्यूटर पे गूगल की वेबसाइट होस्ट हुई है उसका ये आईपी एड्रेस अगर मैं इंटर करूँ तो मेरे पास google.com ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल होता भी ऐसी है लेकिन इनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो ह्यूमन के लिए इसका क्या निकाला गया कि एक डायरेक्टरी बनाई गई। जैसे आपके पास फोन डायरेक्टरी होती है। अब नंबर तो आप हर किसी बंदे के याद नहीं रख सकते लेकिन हाँ नाम आप याद रख सकते हो। लेट्स से आप कहते हो कि यार अली है। जैसे पुराने जमाने में डायरेक्टरी आती थी अब तो खैर ये नहीं आती पीडीसीएल वालों के ऑफिस से मिल जाती थी। आपके इलाके के हिसाब से होती थी कि आपके इलाके में जितने भी उसके पीटीसीएल ने कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड किए होते हैं उसकी सारी डिटेल होती थी कि ये नाम है इसके नाम पे ये रजिस्टर हुआ है और ये उसका एड्रेस है ये नंबर है। लेट्स से मैं चाह रहा था कि फलां मोहल्ले में मोहल्ला नंबर 4 में कोई अली है उसका मैं एड्रेस देखना चाह रहा हूँ। तो मैं ए वाले उसमें आऊंगा ए वाले में अली जितने भी होंगे मैं देखना देखना शुरू कर दूंगा और जहाँ पे मुझे मोहल्ला नंबर 4 नजर आएगा उसके गेस्ट में उसका फोन नंबर देख लूंगा और उस पर मैं कॉल करूंगा तो जाहिर है उसी का नंबर होगा वो उठा लेता था। तो इस तरह से टेलीफोन डायरेक्टरी काम करती थी। डीएनएस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हमने क्या किया कि फोन नंबर के बजाय यहाँ पे आप आईपी एड्रेस ले लो कि जितनी वेबसाइट्स हैं उनके सारे हमने आईपी एड्रेस स्टोर कर लिए और क्योंकि उनको याद करना जैसे फोन नंबर को भी याद करना मुश्किल होता है तो हमने क्या किया कि उनके अगेंस्ट जो है ना एक इंग्लिश नेम जो है ना हमने उनको दे दिया। और इंग्लिश नेम क्या है वो वेबसाइट की मर्जी है लेकिन ज्यादातर जो है ना वो वेबसाइट अपने जो उसका मेन पेरेंट नेम होता है उसी के साथ जो है ना वो अपने लगा लेती है। उसको हम कहते हैं कि इसने डोमेन नेम लिया। जैसे हम कॉन्टैक्ट नेम कहते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डोमेन नेम। अब हमें करना क्या होता है कि हमने डोमेन नेम लिख के एंटर करना होता है और हमारा कंप्यूटर हमारा इंटरनेट हमारे प्रोटोकॉल्स इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो इस डायरेक्टरी में आके खुद से सर्च कर लेते हैं कि इस डोमेन नेम के अगेंस्ट एक्चुअल पे आईपी एड्रेस कौन सा है और वो आपकी डोमेन नेम को खुद ब खुद इस आईपी एड्रेस के साथ रिप्लेस कर देते हैं और उसको एक्सेस भी कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि आपने www.flan.com लिखा है लेकिन एक्चुअल में वो डायरेक्टरी में जाके उसके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस होता है वो रिप्लेस करके उसको इंटर करके आपको वेब पेजेस जो है ना वो लोड करके दे देता है। तो ये हमारे पास सारा सिस्टम है डोमेन नेम का कि डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है। हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। मैंने ओवरव्यू दिया है कि असल में जो डोमेन नेम होती है वो कुछ भी नहीं है। उसके गेस्ट आपको उसका एक्चुअल जो आईपी एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए तभी आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो देखो डीएनएस ये सारा काम करता है जो मैंने सारी कहानी बताई है। एक प्रोटोकॉल है जो ये सारा काम करता है। 53 नंबर पोर्ट पे काम करता है। क्या करता है ये इसका काम देखो ट्रांसलेट द डोमेन नेम। अब आपको समझ आ गया होगा डोमेन नेम है क्या। डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है इनटू द कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस जो कि उसका एक्चुअल में आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल इफ यू चूज द डोमेन नेम www.abcd.com ये एक वेबसाइट है या कि आप कह लो कि डोमेन नेम है इसके अगेंस्ट जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो फाइंड करेगा हमारे पास डीएनएस। द डीएनएस मस्ट ट्रांसलेट इट एज फला एड्रेस। ये कोई डमी एड्रेस उठाया हुआ मैंने कि इसके अगेंस्ट ये एड्रेस उसको लाजमी तौर पर आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम डीएनएस रिजॉल्वर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में
डोमेन नेम को कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में काम करने का कन्वर्ट करने का काम किसका है? डीएनएस रिजॉल्वर। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है जो ये काम करता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनएस रिजॉल्वर क्या है? इन चार्ज ऑफ ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। और कैसे करते हैं? आपके पास एक डीएनएस सर्वर होता है, उस इस डीएनएस सर्वर में वो डायरेक्टरी बनी होती है जो मैंने अभी बताई थी। अभी एक्चुअल में काम कैसे करता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए आपके सामने एक इलस्ट्रेशन शो हो रही होगी, जिसके मदद से हम समझेंगे कि डोमेन नेम हमारे पास जो है ना सर्वर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। देखो ये मेरा कंप्यूटर है, इस पे अलर्ट से मैंने लिखा www.google.com और लिख के मैंने इंटर प्रेस किया। अब देखो क्या होता है, आपके ब्राउजर में या आपकी रैम में एक कैश डेवलप हुई होती है जिसको आप डीएनएस कैश कहते हैं। जो भी आपने रिसेंटली कुछ अरसे में पहले वेबसाइट्स विजिट की होती हैं, तो उनके अगेंस्ट जो उसके एक्चुअल आईपी एड्रेस है ना, वो आपकी कैश में स्टोर हो जाता है। आपको समझ आ रही होगी ये क्यों होता है? कैश का कंसेप्ट इसलिए होता है। जैसे मैंने कल जो है www.alpha.com कोई वेबसाइट है, इसको विजिट किया था, तो मेरी कैश में जो है ना अल्फा के अगेंस्ट एक एक्चुअल आईपी एड्रेस स्टोर हो गया था। अभी ये कैसे होगा मैं देखूंगा। अच्छा, अभी हम ये मान के चलते हैं कि मैंने बिल्कुल नया नया विंडोज इंस्टॉल किया है और मेरी जो है ना डीएनएस कैश जो है ना बिल्कुल खाली पड़ी है, लेकिन है जरूर ये डीएनएस टेबल है, ट्रांसलेशन टेबल है, जो भी है हम इसको डीएनएस कैश कह लेते हैं। ये ब्राउजर के अंदर भी हो सकती है या आपकी कैश के अंदर भी हो सकती है। एक्चुअल में ये ब्राउजर के अंदर ही इंप्लीमेंट होती है। तो मेरा क्योंकि बिल्कुल नई ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है, कोई भी इसका अभी नहीं है, पहली दफा मैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ, तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगी google.com की। डीएनएस रिजॉल्वर उसको चेक करेगा मेरे जो ब्राउजर की कैश है कि क्या google.com के अगेंस्ट पहले से कोई एंट्री है इसमें। तो जाहिर है मैंने बताया कि नहीं होगी क्योंकि हमने नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं है। तो उसके बाद डीएनएस रिजॉल्वर मेरी रिक्वेस्ट को भेजेगा मेरे आईएसपी के पास भी एक इसी तरह की डायरेक्टरी बनी हुई होती है, यानी कि मेरा आईएसपी पीटीसीएल है, तो ये मुझे पीटीसीएल के राउटर के जो है ना फॉरवर्ड कर देगा। तो पीटीसीएल के सर्वर पे कह लो, मैं वहां जाऊंगा तो वहां पे भी बिल्कुल इसी तरह की एक डीएनएस कैश बनी होगी, वो थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि वो जितने भी लोकल आपके कंप्यूटर्स हैं वो सारे उसी के साथ कनेक्ट होते हैं और वो मुफ्तली वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं, तो उनके गेस्ट वहां पे इंट्रीज होती रहती है। तो मैं इसमें देखूंगा यार क्या google.com के गेस्ट किसी ने पहले ये वेबसाइट विजिट की है, अगर की होगी तो उसका बना हुआ होगा। आईएसपी के पास तो बहुत ज्यादा डेटा होगा, जाहिर बात है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी आईएसपी के पास भी नहीं है, तो मेरा रिजॉल्वर ने मुझे मेरी आईएसपी के कैश के पास भेजा, लेकिन मुझे पता चला कि वहां पे भी जो है ना कोई इसके अगेंस्ट एंट्री नहीं है। तीसरे नंबर पे फिर मेरी रिक्वेस्ट यहां से जाती है रूट नेम सर्वर के पास। अच्छा, ये रिजॉल्विंग नेम सर्वर लिखा हुआ है ना, ये वही आईएसपी वाला ही है। ये मैंने इसको वहीं पे ड्रा कर दिया, मैं समझ रहा था कि ये नहीं है लेकिन ये बना हुआ। देखो नीचे यहाँ पे लिखा भी होगा यूर आईएसपी। आईएसपी कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मुझे पीटीसीएल कर रहा है तो मैं पीटीसीएल मान के चल रहा हूँ। अगर आपने वतीन का या किसी और का कनेक्शन आप यूज कर रहे हो तो आपके आईएसपी वो है। तो मैंने इसलिए पीटीसीएल के एग्जांपल दिया कि मेरा पीटीसीएल के जो सर्वर होगा उसके पास जाएगा और वहां से कैश के अंदर सर्च करेगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि वहां भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर एक पूरे का पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ डीएनएस के नाम से, डोमेन नेम सिस्टम के नाम से। दुनिया में जितनी भी डोमेन्स है, जितनी भी रजिस्टर्ड है, उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस, जैसे कोई आप डोमेन लेते हो ना, लेट्स से आपने ली ijaz.com परचेज की, किसी भी आपने वेब होस्टिंग सर्विसेज से आपने ये डोमेन ली, जैसे ही आपको इशू की जाएगी ना, सबसे पहले जिस कंपनी ने ये सेल की होगी वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल होता है, एक जो है ना मैसेज भेजेगी रूट नेम सर्वर को कि ये फला डोमेन जो है मैंने सेल कर दिया, ताकि कोई और बंदा इसको ना सेल दोबारा से कर सके, और एक्चुअल में मैंने ये इस कंप्यूटर पे होस्ट की है और उसका आईपी एड्रेस फला फला। ये सारी चीजें रूट नेम सर्वर में आ जाती है। रूट नेम सर्वर अपने पास कुछ नहीं रखता, याद रखना कि रूट नेम सर्वर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस है। अब रेफरेंस क्या होता है? हमने मल्टी लेवल पेजिंग में देखा था, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में भी हम देख चुके हैं कि काफी सारे लेवल बने होते हैं। तो सबसे पहले बाहर आपका जो लेवल होता है प्राइमरी लेवल, उसमें सिर्फ पॉइंटर होते हैं और ये पॉइंटर किसी एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल डाटा नहीं पड़ा होता आपका जो प्राइमरी आपके पास टेबल है, इसमें सिर्फ पॉइंटर होते हैं और पॉइंटर आगे बता रहे होते हैं कि आपका ये डाटा फला के अंदर पड़ा है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो प्राइमरी हमने देखा था पेज है, तो रूट नेम सर्वर भी बिल्कुल इसी तरह प्राइमरी पेज है, सबसे टॉप लेवल पे हायरार्की में सबसे टॉप पे आता है, इसलिए इसका नाम रूट है। इसमें कुछ डाटा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ पॉइंटर्स होंगे।
पॉइंटर्स क्या होंगे अभी मैं देखता हूँ। इसमें इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ जिधर हमने ड्रॉ कर ली है। तो लेट्स से ये मेरे पास रूट नेम सर्वर है। अब इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के सर्वर पड़े होंगे। एक TLD के नाम से है, अच्छा एक इसी तरह स्पेशल के नाम से है, एक इसी तरह मिलिट्री के नाम से होगा। अभी हम सिर्फ 3 मान के चल रहे हैं कि 3 है। तो रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स या रेफरेंस पड़े हैं। अब एक रेफरेंस पड़ा है TLD। अब TLD क्या है? टॉप लेवल डोमेन, कि दुनिया में जितने भी मशहूर मशहूर डोमेन्स हैं, .com है सबसे मशहूर, अच्छा .org है ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसके अलावा और कौन सी मशहूर है? डॉट, इसके अलावा जितनी भी आपको मशहूर आती हैं, .com है, .org है, अच्छा इनके नाम से लगा लो, इंडिया वाली बहुत मशहूर है, पाकिस्तान वाली तो इतनी नहीं है, अच्छा और भी कुछ तरह की जो बड़ी मशहूर मशहूर है, तो सारी की सारी TLD सर्वर में सेव होती हैं, टॉप लेवल डोमेन। यानी कि अगर मैंने google.com लिखा था तो मेरे वो .com वाले पोर्शन को आइडेंटिफाई करके करेगा। तो रूट के पास आई तो रूट ये काम करेगा कि अच्छा इसका तो डोमेन नेम के बाद एक्चुअल में .com है, .net है, .org ये कौन सा है। तो अगर इन तीनों में से है, ये तीनों टॉप लेवल डोमेन्स हैं, तो मुझे ये इस सर्वर पे भेज देगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 डोमेन्स के एड्रेसेस से। लेट्स से मेरे पास था कोई कह लो कि sgd.edu.pk। अब ये edu.pk टॉप लेवल डोमेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होती है। तो लेट्स से एक पाकिस्तान का भी यहाँ पे कोई बनाया होगा, तो मुझे वो पाकिस्तान वाले सर्वर में भेज देगा कि ये आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह में आपको समझ आ रही होगी कि रूट जो है क्या काम करता है, सिर्फ रीडायरेक्ट करता है, रिक्वेस्ट जो आ रही होती है उसको प्रॉपर सर्वर पे रीडायरेक्ट करता है। तो अभी रूट ने मुझे डायरेक्ट किया लेट्स से TLD पे। तो TLD में आगे जो है ना, TLD के बाद TLD में भी, स्पेशल में भी, पाकिस्तान में भी, मिलिट्री में, सब में तो पहला एक सर्वर होता है जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी है उसके पास, नेम सर्वर NS। ये सारे में होगा, स्पेशल में भी होगा, ये पाकिस्तान में भी होगा, मिलिट्री में भी होगा, ये सब में होता है। आगे सारी चीजें सेम है। जो एक्चुअल आपके पास जो मैंने शुरू शुरू में बताया था डायरेक्टरी, वो आपके पास स्टोर होती है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे। ये कंप्यूटर है, सर्वर है, इसमें एक्चुअल में वो डायरेक्टरी सेव होती है। जितनी भी TLD की होंगी वो TLD के अथॉरिटेटिव नेम सर्वर में सेव होंगी। जितनी भी मिलिट्री वाली वेबसाइट्स होंगी वो मिलिट्री लेवल के नीचे एक अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होगा, उसके अंदर एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर सेम होगा। तो अभी हम मान के चलते हैं google.com था, तो मेरा सबसे पहले मेरे कंप्यूटर की कैश में चेक किया गया, नहीं मिला। मेरी ISP की कैश में चेक किया गया, नहीं मिला। उसके बाद रूट नेम सर्वर पे मुझे डायरेक्ट किया गया। रूट नेम सर्वर ने आइडेंटिफाई किया कि .com वाली डोमेन है, तो मुझे TLD वाले सर्वर पे उसने रीडायरेक्ट किया। TLD वाले सर्वर में पहुंच गया, उसके नीचे मजीद एक लेवल है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, मैं उसमें गया। वो एक्चुअल में DNS होस्टिंग प्रोवाइडर है, उसके अंदर वो डायरेक्टरी बनी हुई है। यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होगी, देखो DNS रिकॉर्ड। अभी इसमें जितनी भी .com वाली डोमेन्स है ना, सारों के एंट्रीज मौजूद है। तो मैं अल्फाबेटिकली सर्च कर रहा हूँ, google.com जहां पे मुझे मिल गई, उसके अगेंस्ट एक IP एड्रेस पड़ी होगी, लेट्स से वो IP एड्रेस X है। मैं पूरी नहीं लिख रहा, सिर्फ X ले रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी। अब इसकी वापसी का तरीकाकार देखो कैसे होगा। सॉरी, तो लेट्स से DNS रिकॉर्ड में मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट मिल गई, वो है X, कि ये IP एड्रेस है। अब देखो X जो है ना, सबसे पहले अथॉरिटेटिव नेम सर्वर में तो मौजूद है, टॉप लेवल में मौजूद है, वो जाएगी सबसे पहले रूट सर्वर में। रूट सर्वर जिस तरह आई थी, अब रूट सर्वर के बाद जहां से उसको रिक्वेस्ट आई थी, कहां से आई थी? ISP के सर्वर से। तो वो ISP के सर्वर में जाएगी, और जैसे ही उधर वो पहुंचेगी तो ISP की जो कैश होगी उधर एंट्री कर देगी कि google.com के अगेंस्ट X नाम की जो IP एड्रेस है वो मुझे अब मिल गई है, ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर कोई बंदा सर्च करता हुआ ISP के पास आए तो उसको मजीद ये सारे लेवल ना करने पड़े, उसको यहीं से जवाब मिल जाए। अच्छा, उसके बाद फिर वो जाएगी मेरे ब्राउजर में, और जैसे ही वो मेरे ब्राउजर में पहुंचेगी, मेरे ब्राउजर की जो कैश है उसमें भी इसको इंटर कर देगी कि google.com के गेस्ट X IP एड्रेस पड़ा है, और फिर वो एक्चुअल जो है वेबसाइट मेरे कंप्यूटर पे ओपन होगी। अब नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी google.com खोलना पड़ेगा ना, तो जैसे ही मैं सबसे पहले अपने ब्राउजर की कैश चेक करूंगा, मुझे वहीं से मिल जाएगी। मुझे ये सारे का सारा चक्कर काट के दोबारा से नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, लेट्स से यहाँ पे मुझे नहीं मिलती, रिमूव हो गई है, तो पहला जो स्टेप होगा वो मैं जाऊंगा मेरे ISP के सर्वर पे, वहां से चेक करूंगा, वहां से मुझे मिल जाएगी। सारे का सारा जो ये चक्कर है वो मेरा बच जाए। तो इस तरह से आपका DNS सिस्टम जो है वो वर्क करता है, कि कैसे एक डोमेन नेम के अगेंस्ट आपको एक एक्चुअल IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे एक्चुअल में वो आपकी वेबसाइट जो है वो होस्ट हुई होती है। देखो नेक्स्ट हमारे पास है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
सर्वर होते हैं ये DHCP सर्वर, नेटवर्क में काफी सारे होते हैं। जैसे मेरा एक नेटवर्क है ना, तो उसके अंदर जो मेरा राउटर है उसके अंदर ये DHCP सर्वर जो है ना इंप्लीमेंट हुआ होता है। जरूरी नहीं है एक हो, अगर नेटवर्क में एक से ज्यादा राउटर है या बिल्कुल डेडिकेटेड भी DHCP सर्वर आपके जो अगर काफी बड़ा नेटवर्क है हो सकते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जैसे ही कोई भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा उसको ये एक डायनेमिकली IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो याद रखना IP एड्रेस असाइन करना डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी कि DHCP सर्वर की जिम्मेदारी है। और जिस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है वो प्रोटोकॉल है DHCP। तो यहीं पे यही चीजें लिखी हुई हैं कि देखो, प्रोवाइड IP एड्रेस टू होस्ट, होस्ट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। कौन से पोर्ट पे काम करता है? क्लाइंट और सर्वर अलग अलग पोर्ट पे काम करता है। जैसे ही क्लाइंट आपके नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो क्लाइंट खुद रिक्वेस्ट करेगा DHCP सर्वर को कि मुझे एक IP एड्रेस दो। अभी हम इसके प्रोसेस को देखें। तो क्लाइंट जिस पोर्ट के थ्रू अपना मैसेज भेजेगा वो पोर्ट नंबर होगी 67। इसी तरह एक कंप्यूटर में DHCP सर्वर चल रहा होगा तो उस कंप्यूटर में DHCP सर्वर जिस पोर्ट में चल रहा होगा, ओ सॉरी ये गलत हो गया, 68 है क्लाइंट की। और जिस सर्वर जिस कंप्यूटर में रन हो रहा होगा और जिस पोर्ट पे हो रहा होगा वो होगा 67। वो अपनी कम्युनिकेशन 67 पोर्ट से करेगा। तो अभी हम इसको देखेंगे क्या है। बड़ा मशहूर इसका नाम है डोरा। हम पढ़ते हैं DORA। डोरा प्रोसेस के थ्रू कोई भी कंप्यूटर कोई भी डिवाइस अपने आप को आइडेंटिफाई करवा के एक IP एड्रेस असाइन करवाती है। अब डोरा से क्या बनता है? D से बनता है डिस्कवर, O से बनता है ऑफर, R से बनता है रिक्वेस्ट और A से बनता है एक्नॉलेजमेंट। असल में ये 4 स्टेप है DHCP प्रोटोकॉल के। किसी भी कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन करने से पहले ये 4 स्टेप को परफॉर्म करता है, फिर जाके वो एक IP एड्रेस फाइनलाइज करता है किसी भी कंप्यूटर के लिए। वो हम डोरा प्रोसेस को देखते हैं क्या है। आज इसमें एक गलती है वो मैं पहले ही से आपको आइडेंटिफाई कर दूं। ये जो सोर्स IP एड्रेस है ना, इसको मैं कट कर रहा हूँ। शुरू में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 0.0.0.0 एक रैंडम वैल्यू होगी। अच्छा जी, देखो डोरा प्रोसेस है तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था डिस्कवर का है। डिस्कवर क्या है? मैं नंबरिंग कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है सॉरी, ये तीसरा स्टेप है और ये चौथा स्टेप। देखो पहला स्टेप में क्या है? पहला नाम है डिस्कवर। अब क्या है कि जैसे ही कोई कंप्यूटर आपके साथ आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ है तो उसको एक IP एड्रेस देना है। देखो खुद से नहीं हम IP एड्रेस दे देंगे, हमसे बुरा था कि DHCP सर्वर खुद से नहीं देगा। जैसे सिस्टम कनेक्ट होगा ना वो चेक करेगा क्योंकि अब उसको IP एड्रेस चाहिए बाकी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो चेक करेगा कि क्या इस नेटवर्क में कोई ऐसा कंप्यूटर या कोई ऐसा डिवाइस है जो कि एज अ DHCP सर्वर के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि बाकी सारे डिवाइसेस को वो IP एड्रेस असाइन करने की जिम्मेदारी उसकी है। तो वो चेक करता है, इसको कहते हैं डिस्कवर करना। डिस्कवर करता है किसको? DHCP सर्वर को। तो वो कैसे डिस्कवर करेगा? देखो अब लेट्स से कि 10 कंप्यूटर्स हैं। अब उन 10 कंप्यूटर्स में किसी कंप्यूटर में भी या किसी भी डिवाइस पे जो है ना DHCP सर्वर रन कर रहा हो सकता है, और हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो। तो वो उसको नहीं पता किस पे है। तो अगर आप एक नेटवर्क में मौजूद हैं और आपको नहीं पता कि आप कौन सा स्पेसिफिक कंप्यूटर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ सिर्फ एक ही चारा होता है और वो है ब्रॉडकास्ट, कि आप सबके पास मैसेज भेजो कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो कि IP एड्रेस असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। तो आप कैसे भेजोगे? जाहिर है ब्रॉडकास्ट है तो एक मैसेज होगा, पैकेट होगा। तो आपने एक पैकेट बनाना। अब पैकेट की जो जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई। देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपने एक सब मैसेज को पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर रोटेट करना हो तो आप क्या करते हो कि सारी बिट्स जो है ना 1111 कर देते हो। और इसलिए हमने देखा था कि लास्ट जो IP एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का वो किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? हमने देखा था कि वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है कि तमाम की तमाम बिट को अगर आप 1 कर दो ना तो उसका ये मतलब होता है कि उस मैसेज ने पूरे के पूरे उसमें नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट होना है। ये IP एड्रेस की बात हो रही है। और इसी तरह बिल्कुल मैक एड्रेस की भी बात हो रही है। मैक एड्रेस में भी तमाम की तमाम बिट को 1 कर देना तो इसका ये मतलब होगा कि ये किसी पार्टिकुलर होस्ट के लिए नहीं है। आपके कंप्यूटर में जितने भी होस्ट हैं, जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी डिवाइसेस हैं, ये मैसेज सबके पास जाए। तो ये ब्रॉडकास्ट की 2 निशानी है कि अगर IP एड्रेस में सारे 11 है और मैक एड्रेस के उसमें सारे 11 है तो उसका मतलब है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज। देखो डिस्कवर में आप अब हम देखते हैं जो मैसेज क्रिएट किया गया है उसकी
क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लिखा गया। देखो पहले है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मैं पॉइंटर लगा रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में लिखा हुआ है एफ 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 ई एफ 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 इस तरह करके, इसका मतलब है कि सारे 1 किए हुए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए मैसेज नहीं जा रहा, ये पूरे के पूरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर मौजूद हैं सब पे जाएगा। अच्छा, दूसरे पे अब मैं एरो लगाने लगा हूं और 2 लिख भी रहा हूं। दूसरा नंबर है सोर्स मैक एड्रेस। अब देखो सोर्स मैक एड्रेस है कि जिस कंप्यूटर से वो मैसेज ओरिजिनेट कर रहा है, मेरे कंप्यूटर से कर रहा है, मुझे तो अपना तो मैक एड्रेस पता है ना। तो मेरा मैक एड्रेस कोई रैंडम या एफएफ नहीं होगा, बल्कि ओरिजिनल मेरे मैक एड्रेस की ही वैल्यू होगी। देखो 2 नंबर पे जहां पे मैंने लिखा है, तो वो सोर्स मैक एड्रेस में एक्चुअल में कोई वैल्यू है, कोई मैक एड्रेस है जो मेरे कंप्यूटर का, तो ये मुझे मालूम है। अच्छा, सोर्स आईपी एड्रेस मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे गलत लिखी गई है। एक्चुअल में यहाँ पे 0.0.0.0 होगी, क्योंकि अभी को आपको कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं की गई, इसलिए तो आप आईपी एड्रेस लेने के लिए तो सारा काम कर रहे हो। शुरू में आप आईपी एड्रेस 0.0.0.0 लगा के भेजते हो कि मुझे अभी कोई नहीं मिली, ये इसका फ्लैग होता है कि इसको अभी कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ। अच्छा, 4 नंबर पे अब मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो आप देख रहे हो कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सारे 1 है, 255.255.255.255। तो ये भी एक आपके पास अलार्म है, फ्लैग है कि ये मैसेज या पैकेट पूरे के पूरे उसमें जाएगा, नेटवर्क में जाएगा। और आखिर में क्लाइंट आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। अगर क्लाइंट आइडेंटिफायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है क्लाइंट का मैक एड्रेस। अगर यहाँ पे कहीं पे सर्वर आइडेंटिफायर लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि सर्वर का मैक एड्रेस है। तो यहाँ पे क्लाइंट आइडेंटिफायर में भी क्लाइंट का मैक एड्रेस ही है कि इसको, इस बंदे को या इस क्लाइंट को इस नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो क्या है, अभी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस ही है, तो वो मैक एड्रेस के थ्रू ही। तो उसने ये मैसेज बनाया जिसमें उसने सबको भेजा, अपना सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस लिखा, हाँ आईपी एड्रेस भी लिखा, लेकिन वो 0 लिखा क्योंकि अभी इसको साइन नहीं हुआ। और उसने ये मैसेज नेटवर्क में मौजूद तमाम के तमाम उस पर भेज दिया, कंप्यूटर में भेज दिया। अब कंप्यूटर सारे रिसीव करेंगे इसको, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ वो करेगा जो के डीएचसीपी सर्वर होगा, क्योंकि हम इसमें सोर्स आईपी एड्रेस हमने 0 लगा के भेजा है। तो उसको डीएचसीपी सर्वर को पता होगा कि जब भी मेरे पास कोई मैसेज आएगा और उसमें सोर्स आईपी एड्रेस हुआ 0.0.0.0, उसका मतलब ये है कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस दो। तो ये अंडरस्टूड बात है, पहले से एग्रीमेंट हुआ होता है। तो पहला प्रोसेस हमें समझ आ गया कि एक मैसेज बनाया गया और ये सेंड किया गया। अब देखो ये पूरा मैसेज पूरे नेटवर्क में घूम गया। शायद एक ऐसा कंप्यूटर भी है जिसमें डीएचसीपी सर्वर इंप्लीमेंट हुआ है, उसको भी मिला होगा, बाकी को भी सबको मिला होगा, लेकिन सबने कर दिया होगा डिस्कार्ड, क्योंकि वो डीएचसीपी सर्वर नहीं है। 1 या 2 या 3 कुछ होंगे। लेट्स हम मान के चल रहे हैं कि मेरे नेटवर्क में सिर्फ एक ही कंप्यूटर ऐसा है जिसके ऊपर डीएचसीपी सर्वर रन हो रहा है, और उसी की जिम्मेदारी है कि तमाम कंप्यूटर्स को वो आईपी एड्रेसेस दे। सर तो जी सर ये 255 को 1 कंसीडर कर रहे हैं आप? 1 या सेम होने की वजह से कह रहे हैं कि एक जैसा तभी ब्रॉडकास्ट हो रहा है? देखो, आईपी एड्रेस आपका ऑक्टेट की फॉर्म में होता है। अगर आप हर जी ऑक्टेट में सारे बिट की वैल्यू 111 करते हैं तो वो 255 बनता है। ठीक है सर। अच्छा, अब डीएचसीपी सर्वर ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब डीएचसीपी सर्वर इस जिस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट किया है उसको ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? एक आईपी एड्रेस। वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं हूं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं आपको ये वाला आईपी एड्रेस असाइन ऑफर कर रहा हूं। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो ये आप मुझे बताओ, एक्नॉलेजमेंट भेजो, तब मैं आपको फिर पक्का पक्का दे दूंगा। पहले सिर्फ ऑफर करेगा। ऑफर करने में और फौरी तौर पे एलोकेट करने में क्या प्रॉब्लम है वो हम आगे देखें। अभी हम ऑफर वाला मैसेज देखते हैं जो हमारा डोरा प्रोसेस का दूसरा है, ओ यानी कि ऑफर। अब देखो, अब ये मैसेज डीएचसीपी सर्वर की तरफ से जाएगा, और ये बात याद रखना, ये भी सिर्फ इस बंदे को नहीं जाएगा जिसने अभी अभी रिक्वेस्ट किया, ये भी सबको जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, हो सकता है कि कोई और डीएचसीपी सर्वर आपके नेटवर्क में वर्क कर रहा हो। अभी मैंने एग्जांपल दी थी ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है डीएचसीपी सर्वर। और हो सकता है कि उस डीएचसीपी सर्वर ने ये वाला आईपी एड्रेस किसी और मशीन को दे दिया हो, और वो इस डीएचसीपी सर्वर में अभी अपडेट ना हुआ हो। पॉसिबल है ना? तो इसलिए वो इसको तो भेजेगा ही भेजेगा, बाकी सब कोई भेजेगा भी। वो चेक कर लो कि ये वाला आईपी एड्रेस किसी और सर्वर ने किसी और क्लाइंट को तो नहीं दिया। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एक ही सर्वर है, तो हमारे पास ये कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। तो देखो, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हम लिखेगा सारे 1 यानी कि एफ, यानी कि वो सब में जाएगा। ये डेस्टिनेशन से मुराद है सब में जाएगा अगर 1 है तो। सोर्स मैक एड्रेस में वो अपना मैक एड्रेस लगाएगा, क्योंकि उसको अपना मैक एड्रेस तो पता है। सोर्स आईपी एड्रेस में वो अपनी आईपी एड्रेस लगाएगा, क्योंकि उसको अपनी आईपी एड्रेस भी पता है, पहले से मिली हुई है उसको।
हाँ, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में मैंने बताया कि ब्रॉडकास्ट करना है, सारे 11 है, 255 है, पूरे नेटवर्क में घूमेगा। अब ये देखो, इसने एक नया पैरामीटर ऐड कर लिया जिसको मैं अब एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है ऑफर्ड आईपी एड्रेस। वो बता रहा है कि मैं ये वाला आईपी एड्रेस अब ऑफर कर रहा हूँ, 172.16.32.51। और फिर वो एक और बता रहा है कि सर्वर आइडेंटिफायर ये है कि जो सर्वर इस आईपी एड्रेस को असाइन करने का ऑफर कर रहा है, उसकी आईपी एड्रेस या आइडेंटिफिकेशन ये है। अब ये क्यों जरूरी है? मैंने बताया कि हो सकता है एक से ज्यादा डीएससी सर्वर काम कर रहे हैं, तो सबको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला जो है आईपी एड्रेस, ये वाला सर्वर ऑफर कर रहा है। तो क्या पहले किसी सर्वर ने ये वाला आईपी एड्रेस तो नहीं किया? अगर किया तो वो बता देगा नहीं भाई, ये पहले किसी को मिल चुका है, आप नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, लीज लेंथ भी बता रहा है कि मैं एड्रेस इस कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स के लिए दूंगा। 72 आवर्स के बाद ये एंट्री मेरे वाले टेबल से इरेज हो जाएगी। हाँ, फिर ये फ्री हो जाएगा, फिर दोबारा से किसी को दिया जा सकता है। और कौन से क्लाइंट को दिया जा रहा है? वो ये क्लाइंट आइडेंटिफायर है, वो इस पैकेट से उसने रिट्रीव किया है वन वाले स्टेप से, कि मैं इस क्लाइंट को दे रहा हूँ ये वाला आईपी एड्रेस। अब ये मैसेज पूरे नेटवर्क पे घूम गया। अगर आप भी देखो, हम सिनेरियो देखते हैं कि एक और डीएचसीपी सर्वर था और ये यही वाला आईपी एड्रेस उसने किसी को दिया हुआ था और इस डीएचसीपी सर्वर को नहीं पता था, तो ये मैसेज उसके पास भी जाएगा। तो जैसे उसके पास जाएगा, वो चेक करेगा कि मैंने तो नहीं किसी को एलोकेट किया हुआ, तो उसको पता चल जाएगा ये एलोकेट हुआ हुआ है, तो वो फौरन से इस सर्वर को मैसेज भेजेगा कि ना, ये आप वाला ना दो, ये तो मैंने किसी को दिया हुआ है। तो फिर ये सर्वर अगेन एक नया आईपी एड्रेस ऑफर करेगा क्लाइंट को, और वो भी समय पूरे नेटवर्क में गर्दिश करवाएगा इसी तरह पता लगाने के लिए। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एक ही सर्वर है, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया। अच्छा, ये सबको मिल गया, सबने चेक कर लिया, किसी के पास कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, और जिसको चाहिए था उस कंप्यूटर के पास भी ये गया है, उसने भी देख लिया कि हाँ, ये मैं आईपी एड्रेस ले सकता हूँ। अब वो एक्चुअल में रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है, मैं एग्री हूं, ये आप मुझे आईपी एड्रेस दे दो। अब वो रिक्वेस्ट करेगा जिसको बोलते हैं आर प्रोसेस, DORA, यानी कि रिक्वेस्ट प्रोसेस। ये भी बिल्कुल सब ब्रॉडकास्ट होगा, सब पे जाएगा, ताकि सबको बाकियों को भी पता चल सके कि ये वाला आईपी एड्रेस मेरा हो गया। देखो, मुझसे वो पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि सर कैसे पता चलता है बाकियों का फलां कंप्यूटर का जो है ये आईपी एड्रेस है, ये या मैक एड्रेस है। तो मैंने बताया था कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, जब हम डीएचसीपी को पढ़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखो, इस तरह से पता चलता है बाकी नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स को कि आपका आईपी एड्रेस क्या है या आपका मैक एड्रेस क्या है, आप खुद बताते हो। जैसे आप कनेक्ट होते हो, मैसेज बना के सारे कंप्यूटर को भेज रहे हो नेटवर्क में, और राउटर को भी भेज रहे हो, तो राउटर के पास पहुंच गया, इसका मतलब पूरे नेटवर्क पे पहुंच गया, और राउटर ने अगले किसी नेटवर्क तक भी पहुंचा दिया। तो इस तरह से पहुंचता है। तो रिक्वेस्ट मैसेज में आप मैसेज दोबारा से बना रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, और उसमें कह रहे हो कि मैं ये वाली आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे एक स्टेप पहले ऑफर की गई थी। तो ये देखो, मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि अभी इस आईपी एड्रेस की बकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये वाली आईपी एड्रेस। ये सब में जाएगा, सर्वर के पास भी जाएगा, और आखिर में सर्वर जो है इसको DORA यानी कि एक्नॉलेजमेंट, वो कहेगा ठीक है, मैंने अपने टेबल में एंट्री कर लिया है कि ये आईपी एड्रेस आपको मिल गई है, अब आप इसको यूज कर सकते हो, 72 आवर्स के लिए कर सकते हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, और इस तरह करके सारा कुछ। तो ये एक्चुअल आपके पास प्रोसेस है कि डीएचसीपी सर्वर और डीएचसीपी क्लाइंट कैसे आपस में काम करते हैं, और DORA प्रोसेस हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसलिए यूज होता है जितनी भी आपके पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उनमें से आपने कोई ना कोई फाइल, कोई ना कोई डाटा रिट्रीव करना होता है, तो वो जो प्रोटोकॉल इस मकसद के लिए यूज होता है वो FTP है। FTP 2 चैनल्स क्रिएट करता है, और मोस्टली TCP के थ्रू काम करता है, TCP प्रोटोकॉल को यूज करता है। 2 चैनल क्रिएट करेगा। एक चैनल होगा कमांड चैनल, इसकी भी जैसे मैंने बताया था कि टेलनेट की कमांड है, FTP की भी काफी सारी कमांड है, जैसे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली है CD, चेन डायरेक्टरी, कि आपने लेट्स से सी डायरेक्टरी में मौजूद और आपने डी में जाना है, तो आप लिखोगे CD और इस तरह का कॉलन डालोगे, चेंज डायरेक्टरी डी, तो आप डी में पहुंच जाओगे। और भी काफी सारी एग्जिट है, ओपन है, क्लोज है, एक्सेस है, इस तरह की काफी सारी कमांड है इसके FTP की। तो एक चैनल हो गया कमांड चैनल, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ कमांड्स आप भेजोगे FTP सर्वर के पास, FTP क्लाइंट से FTP सर्वर के। और दूसरा चैनल है डाटा चैनल, जिसमें से एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होता है। तो देखो, 2 चैनल क्रिएट करेगा तो हमें 2 पोर्ट चाहिए, तो ये चीज लिखी हुई है। 2 पोर्ट यूज करता है, पोर्ट नंबर 20 यूज करता है एक्चुअल डाटा ट्रांसफर के लिए, और पोर्ट नंबर 21 यूज करता है कमांड्स देने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए। क्या करता है मैंने बता दिया है कि रिमोट या किसी सर्वर पे कोई
फाइल्स पड़ी हैं, कोई डाटा पड़ा है, उसको आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना है या अपने कंप्यूटर से अपलोड करना है, तो वो एफटीपी के थ्रू आप कर सकते हो। जितनी भी आप आईडीएम वगैरह या मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हो, वो एक्चुअल एफटीपी के थ्रू हो। देखो कैसे काम करता है, ये आप हो, ये लेट्स से के mediafire.com एक है एफटीपी सर्वर, जिस पे काफी सारी फाइलें अपलोड होगी। सबसे पहला स्टेप तो वही है कि आप चैनल बनाओगे और टीसीपी के थ्रू बनाओगे, थ्री वे हैंड शेकिंग के थ्रू आपके दरमियान एक चैनल बन गया। तो पहला चैनल क्रिएट होगा, तो उसी तरह आप दूसरा भी कर लोगे। पहले चैनल में आप पहले यूजर नेम और पासवर्ड देके ऑथेंटिकेट कर लोगे, फिर कुछ मुख्तलिफ कमांड्स देके आप वहाँ पे एक्सेस करोगे फाइल को, और जो फाइल आपकी एक्चुअल डाउनलोड होगी वो डाटा चैनल के थ्रू आएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, क्योंकि आप डेली लाइफ में करते हो, तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने देखा था कि एक मेल सर्विसेज भी है, तो मेल सर्विसेज जिस प्रोटोकॉल के थ्रू हैंडल की जाती हैं मेनली, वो हमारे पास है SMTP। पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को आपसे सर्वर तक और सर्वर से किसी दूसरे रिसीवर तक या यूजर तक पहुंचाता है। तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा इलस्ट्रेशन में कैसे है। लेट्स से ये आपने लेट्स से xyz@gmail.com को कोई मेल भेजा, तो जो आप जिसपे राइट कर रहे हो, लेट्स से जीमेल में कर रहे हो, तो वो आपका यूजर एजेंट है जीमेल आपके एंड पे। अच्छा, जैसे आप मैसेज भेजते हो, आपने नोट किया होगा कि फौरन से नहीं जाता, वो आउटबॉक्स में जाता है। तो आउटबॉक्स में आपके काफी सारे मैसेज एक वक्त में मौजूद हो सकते हैं। लेट से आप नेट से कनेक्ट भी नहीं हो, तो आप मैसेज भेजोगे तो बाय डिफॉल्ट वो आउटबॉक्स में जाएगा, और जैसे ही उसको जगह मिलेगी, नेट मिलेगा, चैनल मिलेगा, बैंडविड्थ मिलेगी, वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। तो यूजर एजेंट के बाद जहां पे मैसेज सबसे पहले जाता है वो है क्यू, बफर या ड्राफ्ट या आउटबॉक्स, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। और आउटबॉक्स से एक्चुअल मैसेज फिर आपका जाता है MTA, मेल ट्रांसफर एजेंट के पास या मैसेज ट्रांसफर एजेंट के पास। ये क्या है, ये आपके पास जीमेल का कह लो कि सर्वर है। आपका मैसेज जीमेल के सर्वर में पहुंच गया, ये आपके एंड पे बात हो रही है। इसी तरह जहां पे आपने रिसीवर को भेजना है, बिल्कुल सेम चीज रिसीवर के एंड पे भी होंगी। क्या, जीमेल का सर्वर जहां पे या मेल बॉक्स कह लो आप, उसके सारे मैसेज सेव होंगे, और एक एजेंट यानी कि वो वेबसाइट gmail.com तो उसको एक्सेस दे रही है इस मेल बॉक्स तक, जिसमें हमारी भी दे रही थी। और इस एक जीमेल सर्वर का या मेल मैसेज क्लाइंट मैसेज ट्रांसफर एजेंट का दूसरे मैसेज ट्रांसफर एजेंट या सर्वर के साथ जो लिंक होता है, वो हमेशा टीसीपी के थ्रू बनता है, और ये लिंक बनता है पोर्ट नंबर 25। अब ये आपका सर्वर था कि आपने जब जो मेल भेजा वो आपके सर्वर पे पहुंच गया, और ये सर्वर की जिम्मेदारी है कि वो आप मैसेज को देखे कि कौन सा एड्रेस है, एड्रेस को आइडेंटिफाई करे कि वो कौन से आईपी एड्रेस पे मौजूद है, फिर आपका मैसेज उसी आईपी एड्रेस पे मौजूद सर्वर तक पहुंचाता है। उस सर्वर तक पहुंच गया, फिर ये नोटिफाई करेगा आपके यूजर एजेंट कि मेरे पास कोई नया मैसेज आया है, उससे आपका जो रिसीवर है आपके मैसेज को रिसीव कर सकता है। ये सारे का सारा काम जो है वो SMTP के थ्रू हो रहा है। जो सारा काम ये करवा रहा है, जो प्रोटोकॉल करवा रहा है, वो SMTP है। और कनेक्शन मैंने बताया कि सारे कनेक्शन तकरीबन तकरीबन TCP के थ्रू ही होते हैं। कुछ हैं जो DNS क्या नाम है उसका, UDP के थ्रू भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था DNS, लेकिन मैं एक्चुअली आपके TCP के थ्रू होते हैं। तो देखो HTTP हमारे पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP पे काम करता है, प्योरली TCP प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स लाइक HTML। हाइपर मीडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं HTML जैसा कि, यानी कि दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हो वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTP। स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी कि इसी कंप्यूटर से इसी सर्वर पे जो इससे पहली रिक्वेस्ट गई थी उसके बारे में HTTP सेव नहीं रखता। जैसा कि मैंने पहले भेजी थी कि मुझे जो है ना google.com/pk ये वाली दी जाए, अब मैं कह रहा हूँ google.com/in दी जाए, तो उसको नहीं पता होगा कि मैंने लास्ट रिक्वेस्ट क्या की थी। तो इससे प्रीवियस रिक्वेस्ट का उसको मेंटेन करना ये जरूरी नहीं करता। पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, बहुत मशहूर प्रोटोकॉल है, बहुत मशहूर पोर्ट है, याद रखिए। इसका काम तरीका काम TCP की तरह ही है जैसे हम करते थे। क्लाइंट से पहले एक चैनल बनेगा सर्वर के साथ, कोई थ्री वे हैंड शेकिंग होगी। जब थ्री वे हैंड शेकिंग हो जाएगी उसके बाद एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होना शुरू होगा। कैसे होगा, लेट्स से कि मेरा वो कह रहा है कि आप fb.com ये पेज मुझे एक्सेस करके दो, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर सिंपल वो वेब पेज आपको यहाँ पे शो करवा दे। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोटोकॉल है, क्योंकि मेनली TCP इसको हैंडल कर रहा होता है, तो सारी चीजें वही हैं। डाटा कैसे आएगा,
टीसीपी के थ्रू आएगा, टीसीपी हेडर अटैच होगा, सीक्वेंस नंबर वही होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, सिंक फ्लैग होगा, फाइनलाइज फ्लैग होगा, सारा कुछ वही होगा जो हम पीछे पढ़ा। एक्चुअल में जो डाटा होगा, पेलोड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्वर से आ जाएगा, बाकी सारा काम टीसीपी का। तो ये कुछ हमारे पास इधर समझने वाला काम था। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मशहूर से प्रोटोकॉल और उसकी समरी। तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के पोर्शन में सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा कि इस चीज़ को रट्टा लगाओ। बाकी आज तक शायद मैंने आपको किसी भी चीज़ के बारे में रट्टा लगाने को नहीं कहा, लेकिन इस चीज़ को, इस टेबल को तो रट्टा लगाओ। फलाँ प्रोटोकॉल है, कौन से पोर्ट पे काम करता है और अंडरलाइंग प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करता है। तो इसमें से एक आध नंबर आपका लाज़मी लगेगा। 10-12 एंट्रीज़ हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे भी 2-4 दफ़ा देखोगे, समझोगे, आपको वैसे भी याद होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी सारी मुझे अभी वैसे भी याद हो गई। तो ये चीज़ आप याद रख लो, इनमें से एक आधा नंबर इंशाअल्लाह ताला आपका पक्का है। तो सिर्फ वो ये टेबल है जो आप मैं कहूँगा कि रट्टा लगाना है। बाकी जब एल्गोरिथम में एक आध टेबल को मैं कहूँगा रट्टा लगाना है। बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह समझने वाली है, वो हम समझेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था एप्लीकेशन लेयर। आज के लेक्चर में किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई इश्यू है, तो मुझसे डिस्कस कर सकता है।